नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त श्रवण नायक सक्षम क्लासेज श्री गंगानगर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है खनिज लवण, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, विज्ञान वर्ग के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक सिद्ध होने वाला है। क्योंकि कक्षा 10 में 1 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाता है, कक्षा 12 में भी 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है कि एक प्रश्न जरूर इस विषय वस्तु से पूछी जाए। तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाला है। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप शुरू से लेकर के अंत तक इस विषय वस्तु को जरूर देखोगे। तो हम शुरू करते हैं। खनिज लवण। खनिज लवण, खनिज लवण यानी कि मिनरल्स जो होते हैं वो होते क्या हैं? सबसे पहले तो ये हो पता, ये हमारे शरीर के अंदर अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ। खनिज लवण कई तरीके से पढ़े जाते हैं। पादप जगत के अंदर क्या हेल्पफुल रहते हैं। खनिज उधर भी पढ़े जाते हैं, ज्योग्राफी के अंदर, राजस्थान ज्योग्राफी में जो पढ़ते हैं वो अलग है। यहाँ जो खनिज पदार्थ हम पढ़ रहे हैं वो हमारे मानव शरीर के अंदर जो भोजन के माध्यम से जो हम ग्रहण करते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो एक प्रकार के अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। जैसे मैंने पीछे पढ़ा था, विटामिन जो होता था वो हमें एनर्जी नहीं दे रहा था, वो हमारी कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर रहा था, परंतु हमारी सारी की सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग जो होती है यानी कि जैविक क्रियाएं जो होती है उनके अंदर हेल्पफुल है। तो इसीलिए ये भी उसी का ही वर्क कर रही है, यानी कि जैविक क्रियाओं के अंदर ये हेल्प करता है। जैविक क्रियाओं में सहायक। ठीक है, ये खनिज लवण की मेन प्रॉपर्टी है कि खनिज लवण हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है। दूसरी बात, खनिज लवण जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। पहली बात कर रहा हूँ मैं आयोडीन की। आयोडीन को आई से लिखा जाता है। आयोडीन हमारी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है? थायरोक्सिन हमारा जो हार्मोन है वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसमें एक थायराइड ग्लैंड होती है जो थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर किसी प्रकार की समस्याओं को नहीं पैदा होने देता, यानी कि हमारे शरीर के अंदर उपापचय क्रियाएं प्रॉपर रूप से चलती है। और अगर इसकी कमी हो जाए, यानी कि आयोडीन की कमी हो जाए, तो थायरोक्सिन की कमी हो जाएगी। यानी कि थायरोक्सिन की कमी हो जाए या आयोडीन तत्व की कमी हो जाए तो ऐसी कंडीशन में गोइटर नाम का एक रोग हो जाता है। गोइटर, जिसको घेघा रोग भी कहते हैं, घेघा, जिसको गलगन रोग भी कहते हैं। तो ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। ये रोग यानी कि ये कमी से होने वाला रोग क्या है, और ये थायरोक्सिन हार्मोन की विशेषता है। यानी कि इस विशेषताओं के अंतर्गत पढ़ रहा हूँ मैं कि आयोडीन जो है हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करता है। दूसरी बात, हम इसके स्रोत की बात करेंगे कि ये मिलता कहाँ है। तो स्रोत की, आयोडीन के स्रोत की बात करें तो ये जितने भी समुद्री भोजन होते हैं, समुद्री भोजन, उसके अंदर ये मिलता है। यानी कि मैं कहूँ कि समुद्री भोजन जो कि हमारे खाने लायक है, समुद्री भोजन के अंदर आयोडीन की क्वांटिटी मिलेगी। इसके अलावा जो हमारी हरी सब्जियां होती है उसके अंदर भी इसकी क्वांटिटी देखने को मिलती है। हरी सब्जी, ठीक है, हरी सब्जियां। इसके अलावा हमारे इसके अंदर जो पड़ते हैं मछली वगैरह जो होती है, मांस वगैरह, अंडे वगैरह, उसमें सब में आयोडीन प्रचुर मात्रा में मिलता है। नमक जो होता है उसके अंदर आयोडीन मिलता है। कहते हैं ना आयोडीन युक्त नमक खाइए, तो उसके अंदर ये सारे के सारे इसके स्रोत मुख्य रूप से होते हैं। अब ये काम क्या करते हैं? काम हमारी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है जो कि उपापचय क्रियाओं के अंदर हेल्प करता है। और इसकी कमी से ये गोइटर रोग या घेघा रोग हो जाता है। थायराइड जिसको बोलते हैं, थायराइड की बीमारी हो जाती है, जिसके कारण शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और गला भी सूज जाता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वो आयोडीन का यहाँ महत्वपूर्ण रोल रहता है। नंबर दो हम इसमें पढ़ने वाले हैं सोडियम। किसको पढ़ने वाले हैं? सोडियम को। सोडियम को Na से लिखते हैं क्योंकि लैटिन की भाषा के अंदर, लैटिन भाषा में इसको नेट्रियम के नाम से जाना जाता है, नेट्रियम। तो इसी से उसको ले लिया गया सोडियम। तो सोडियम जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर पेशी संकुचन का काम करता है, मांसपेशियों के संकुचन का काम करता है। यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पेशी संकुचन। संकुचन आप समझते हो बच्चे? संकुचन क्या होता है?
तो पेशी संकुचन यानी मतलब इस प्रकार से जो संकुचन होता है, इसी के कारण तो हमारे प्रत्येक अंग काम करते हैं। तो यानी कि पेशी संकुचन के अंदर ये हेल्प करता है, तंत्रिका आवेग का संचरण करता है। जो तंत्रिका आवेग होता है, तंत्रिका तंत्र से जो हम संदेश पहुंचता है हमारे दिमाग के अंदर, यानी जो मस्तिष्क को संदेश पहुंचता है, उन सभी संदेशों को पहुंचाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि तंत्रिका आवेग संचरण में इसका योगदान है। दूसरी बात, इसके अंदर जो बॉइलिंग नहीं, बीपी जो होता है, जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, रक्त दाब जिसको बोलते हैं, यानी कि बीपी को कंट्रोल करता है, ये बीपी को नियंत्रित करता है, बीपी को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये हुआ इसका मेन काम। अब इसके स्रोत की बात करें तो स्रोत जो सोडियम हमें कहाँ से मिलेगा, तो एक तो हमें नमक से मिलेगा। क्यों? क्योंकि नमक का सूत्र होता है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड को ही तो नमक बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। ठीक है, और साल्ट होते क्या हैं, जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो साल्ट बनता है, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो नमक किसका सोर्स है। और दूसरा, मछली जो होती है, मछली और अंडे जो होते हैं, हरी सब्जियां जो होती है, इन सब के अंदर सोडियम देखने को हमें मिलता है। दूध तो होता ही है, दूध सभी के अंदर आएगा लगभग, तो दूध भी इसका इम्पोर्टेंट सोर्स है। यह हुआ आपका सोडियम। सोडियम के बाद बात करते हैं हम पोटेशियम की। सोडियम के बाद हम बात कर रहे हैं पोटेशियम की। पोटेशियम को के से लिखते हैं क्योंकि लैटिन भाषा में इसको कैलियम कहते हैं, तो इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोटेशियम की जो बात करें तो पोटेशियम हमारी बॉडी के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य जो कि हमारी बॉडी के अंदर एक तो कोशिका द्रव्य होता है, एक केंद्रक द्रव्य होता है, इन दोनों को मिलाकर के जीव द्रव्य कहते हैं हम उसको। तो कोशिका द्रव्य जो होता है, कोशिकीय द्रव्य, कोशिकीय पदार्थ की बात कर रहा हूँ जिसमें सारे कोशिकांग होते हैं, कोशिकीय द्रव्य में धनायन के रूप में रहता है, धनायन के रूप में। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। दूसरी बात, ये हमारे विद्युत अपघट्य संतुलन को बनाए रखता है, विद्युत अपघट्य संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं कैल्शियम। यहाँ तक आपने पढ़ लिया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कैल्शियम। कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर मुख्य रूप से हड्डी का निर्माण करता है, हमारी बोन का निर्माण करता है। इसके बगैर बोन का निर्माण नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम बात आगे करने वाले हैं कैल्शियम की। तो सुनिए, कैल्शियम जो होता है, जिसको Ca से लिखते हैं, कैल्शियम जिसको हम लिखते हैं Ca, इसका प्रतीक है। कैल्शियम जो होता है हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी के साथ मिलकर के, यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी के साथ मिलकर के कैल्शियम हमारी हड्डी को मजबूत करता है। ठीक है, यानी कि हड्डियों से संबंधित हड्डी को मजबूत करता है, हमारे दांत को मजबूत करता है, मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो सोर्स क्या है इसके, क्योंकि नेक्स्ट हम इसमें सभी के सोर्स ध्यान में रखने होते हैं। तो सोर्स इसके क्या है, दूध है, पनीर है, मक्खन है, हरी सब्जियां हैं। ठीक है, और विटामिन डी को लेने के लिए हमें धूप चाहिए, और धूप से ये कैल्शियम साथ रिएक्ट करके और हमारी हड्डी को मजबूत करेगा। तो ये इसकी हुई विशेषता।
और ये करता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर हड्डी का निर्माण करता है और इसके साथ साथ एक पेशी संकुचन का काम भी ये करता है, जो हमने पीछे पढ़ा था, पेशी संकुचन। पेशी संकुचन में भी इसकी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कहते हैं ना कई बार बाइंटे आने लग जाते हैं, यानी कई बार शरीर के अंदर जकड़न आनी शुरू हो जाती है, तो कैल्शियम की क्वांटिटी, कैल्शियम की कमी से होती है। वैसे भी जब गर्भस्थ अवस्था में होती है, गर्भवती जो महिलाएं होती है या छोटे बच्चे होते हैं, किशोरियाँ होती है, उनके अंदर कैल्शियम की मात्रा थोड़ी कम होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्टिविटी करने की ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की क्वांटिटी प्रॉपर रूप से होनी ज़रूरी है। तो इस कैटेगरी के अंदर यानी कि जब गर्भावस्था होती है तब कैल्शियम की टैबलेट वगैरह दी जाती है, ताकि बच्चे की बोन वगैरह हो वो मजबूत हो, क्योंकि ये हड्डी का निर्माण करता है, दांत का निर्माण करता है। तो ये कैल्शियम की बात हुई। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फास्फोरस की। फास्फेट के फॉर्म में ज़्यादातर रहता है हमारी बॉडी के अंदर, फास्फेट के रूप में। फास्फोरस जो है हमारे शरीर के जो तरल पदार्थ होते हैं, शरीर के तरल पदार्थ, उनकी संरचना बनाने में, यानी कि उसका संरचनात्मक संतुलन बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यानी शरीर के तरल पदार्थों की संरचनात्मक संतुलन में इसका सहयोग रहता है, संरचनात्मक संतुलन में सहयोग रहता है। शरीर के तरल पदार्थों के संरचनात्मक संतुलन में इसका सहयोग रहता है। दूसरी बात, हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट भोजन का जो महत्वपूर्ण घटक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में ये हेल्पफुल रहता है। दूसरी बात, ये हड्डी का विकास करता है। दूसरी बात क्या करता है, ये हड्डी का विकास करता है। ठीक है, कैल्शियम के साथ मिलकर के ये हड्डी का निर्माण भी करता है, विटामिन डी के साथ मिलकर के। तो ये हुआ इसकी मेन प्रॉपर्टी। और ये मिलता कहाँ है, वही सेम दूध, पनीर, साबुत जो इसके सोर्स है वही सोर्स इसी के हैं। तो उसको मैं बार बार लिखने के बजाय आपको बता दूं, इसी के सोर्स भी सेम ही रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास Fe, आयरन, लोहा, जिसको फेरम बोलते हैं। फेरम, बहुत सारे बच्चे फेरस बोल देते हैं, जो कि गलत है। फेरम जो है, आयरन जो है, वो हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी के अंदर, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण ये प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन का निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान रहता है आयरन का। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन चलता है। तो इसीलिए मैं यूँ कहूँ कि गैसों के परिवहन के अंदर इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, यानी श्वसन के अंदर इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, पाचन के अंदर महत्वपूर्ण रोल रहता है। यानी ऑक्सीडेशन की प्रोसेसिंग हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड का प्योरीफिकेशन के अंदर महत्वपूर्ण रोल हीमोग्लोबिन की रहती है, यानी कि आयरन की रहती है। और इसकी कमी से होता है रोग, एक एनीमिया। यानी अगर रक्त की कमी हो जाए तो एनीमिया नाम से एक रक्त होता है, उसकी चर्चा हमने पीछे कर ली थी। आपको विटामिन जब चैप्टर जो पीछे मैंने करवाया था उसके अंदर हमने इसकी चर्चा की थी। तो एनीमिया जो होती है उसके ये रोग होता है। इसमें क्या होता है, थकान बहुत ज़्यादा होती है, आंखें जो होती है वो अंदर धंस जाती है और चक्कर आने लग जाते हैं, भूख नहीं लगती, ये सब समस्याएं इसके अंदर देखने को मिलती है। अब ये इसकी कमी को दूर करने के लिए क्या सोर्सेज है, ज़्यादातर क्या खाए जाते हैं, अनार खाए जाते हैं। विटामिन और इसको आयरन को प्रचुर मात्रा में बनाने के लिए अनार को खाया जाता है। दूसरी बात, दूध पिया जाता है। दूध के जितने प्रोडक्ट हैं वो, इसके अलावा पालक को खाया जाता है, पालक। इसके बाद अनाज, यानी कि मैं कहूँ कि चने और गुड़, इन दोनों को मिलाकर के खाया जाए तो ये आयरन की जो कमी है वो दूर हो जाती है। इसके अलावा ये जो अंडे वगैरह है, इसके अंदर भी प्रचुर मात्रा में इसकी मात्रा होती है, अंडे वगैरह। तो ये हुआ हमारा खनिज लवण। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा मित्रों, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
क्योंकि आपके सब्सक्राइब से, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और जिसके कारण हम आगामी जो वीडियो लेकर के आते हैं उसमें और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ मैं श्रवण नायक, आपका दोस्त। थैंक यू।